Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here with an other interesting video. होम्योस्टेसिस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड और पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियोस एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आइदर आपने एमकैट का पेपर देना है या नहीं देना, बट आपने बोर्ड एग्ज़ाम तो देना ही है। उसमें आपने डिफरेंट एमसीक्यूज़ और डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करना होता है। तो ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, ये ना सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ को कवर करेगी बल्कि डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर करेगी और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी जो कि आप नॉर्मली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। एमसीक्यूज़ नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। 31st एमसीक्यूज़ इज़ पोस्टीरियर लोब। इसका आप देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन पोस्टीरियर लोब के साथ रिलेट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी सेंसर, सी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाइपोथैलेमस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और वो स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर लोब में। ठीक है, सो हेयर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32nd एमसीक्यूज़ इज़ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, अब यहाँ पे किडनी की फंक्शनिंग हो रही है, किस तरह से किडनी जो है वो सोडियम आइंस को या साल्ट वगैरह को और वाटर को किस तरह से रीअब्जॉर्ब करता है, कैसे उसकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये फंक्शन ऑफ किडनी में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो सेंडिंग लूप ऑफ हैनले क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइन कर रहा होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इट मीन्स कि वो एनर्जी को यूटिलाइज करके सोडियम आइन को किडनी में दोबारा से भेज रहा होता है। ठीक है, सो हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओक, व्हाट इज़ ओक? ओक इज़ अ ट्री, ठीक है, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा फेमस ट्री है बिकॉज़ इसकी जो वुड है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छा होता है उसका वुड, वो फर्नीचर बनाने के लिए और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ किया जाता है। तो अब ये ओक प्लांट है, यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेंसर तीनों ऑप्शंस बिल्कुल भी ओक प्लांट के साथ मैच नहीं करते, बट इट इज़ नेटिव टू कोल्ड रीजन। हाँ, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, जो ठंड वाले इलाके होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ होती हैं, वहाँ पर ये प्लांट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसीवर्स होते हैं, वो सेंसर्स होते हैं, वो रिसीव कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक चेंज को और उसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को सेंस करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। सो हेयर ऑप्शन नंबर ए सेंसर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 35th एमसीक्यूज़ इज़ होम्योस्टेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो इंटरनल टू एक्सटर्नल। ठीक है, हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के वाटर और साल्ट को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं और ये सारे के सारे लिंक्ड होते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है हमारे होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को। सो हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ होम्योस्टेसिस इज़ बेस्ड ऑन। तो होम्योस्टेसिस का अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, कि एक चीज़ को सेंस करना, रिसीव करना, ठीक है, फिर उसको समझना और फिर उसके रिज़ल्ट में एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना। सो दिस इज़ बेसिकली फीडबैक मैकेनिज़्म, नॉट थर्मो रेगुलेशन ओनली, नॉट अबाउट कैटाबॉलिज्म, नॉट अबाउट एनाबॉलिज्म, बट इट इज़ द फीडबैक मैकेनिज़्म। हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is 2 major control centers for homeostasis is exocrine and endocrine glands. This is the wrong option. Apocrine and heterocrine gland. This is also the wrong option. Receptors and effectors no. D brain and endocrine glands. This is the right option. ये हमारे हार्मोनल एक्टिविटीज़ से और दूसरा ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है। So D is the correct option. Which of the following activity is regulated by homeostasis? Homeostasis में कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस हो रही होती हैं? Temperature, yes. Water balance, yes. Blood sugar level, yes. D है all of the above. So तीनों काम परफॉर्म कर रहे हैं. So all of the above is the right option. नेक्स्ट MCQs इज़ व्हाट शुड बी द रेगुलेटर इन दिस चार्ट। अब आप देखो इस चार्ट के अंदर कोल्ड टेम्परेचर इन द ब्लड है, वो डिक्रीज़ भी हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है, यानी पूरी की पूरी रेगुलेशन हो रही है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो ये कंट्रोल सेंटर है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कंट्रोल सेंटर कहाँ पर मौजूद है।
मेडुला ऑब्लोंगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोथैलेमस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको पता होना चाहिए कि तमाम के तमाम जो फंक्शंस परफॉर्म करे होते हैं, इसका कंट्रोल सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिसेप्टर्स, इंसुलेटर्स, अफेक्टर्स, रॉन्ग। B, receptors, suppressors and effectors. This is also the wrong option. C is receptors, regulators and effectors. This is the right option because पहले रिसीव करते हैं, फिर उस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है और फिर एक अफेक्टर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेजर फंक्शंस ऑफ किस तरह से होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म होता है। आज की वीडियोस के लिए या आज का जो कंटेंट है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह हम इसके 115 MCQs सब के सब जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड हैं, जो डिटेल में आपको इस चैप्टर की निचोड़ निकाल लेंगे MCQs के अंदर ही। तो आप लोगों को ये वीडियोस देखनी है और हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज़ किया करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी और जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं ना, हमें उतना अच्छा फल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।